Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि फरीदाबाद जहां अब बद से बदहाल स्थिति में चला गया है, यहां से अब ये हाई टाइम है कि हम फरीदाबाद में एक बदलाव की मुहिम शुरू करें, फरीदाबाद को बदलाव के रास्ते पे लेके जाएं। जिस तरह से अभी अब हालात देख रहे हैं, प्रदेश भर में जेजेपी का विरोध हो रहा है, तो आपको लगता है कि क्या ये सही समय है चुनाव लड़ने का? जैसी सड़कें आज फरीदाबाद में है, कौन यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहेगा? आज बिजली की प्रॉब्लम को देखिए, बिजली जिस तरीके से इनके पावर कट्स लगते हैं, कौन इंडस्ट्री चलाएगा? जेनसेट्स की प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। उसके बाद फिर जो ड्रेनेज और सीवेज प्रॉब्लम है, कौन इंडस्ट्री लगाएगा? स्मार्ट सिटी की ये बात करते हैं, एक बरसात आ जाए तो 3-3 फुट पानी भर जाता है, 2 घंटे की बारिश में स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। लोकसभा के प्रत्याशी हैं सुनील तेवतिया, उन्होंने एक बयान दिया है कि जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा है कि नलिन हुड्डा तो खुद टिकट वापसी करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब जेजेपी ने फरीदाबाद में अपने लोकसभा कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया और नलिन हुड्डा जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ हैं, इस समय मौजूद है बात करने के लिए। जी नलिन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई टिकट फाइनल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नलिन जी, बड़ी छोटी उम्र है आपकी और अभी से आपने राजनीति में शुरुआत कर दी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? नहीं, बड़ी छोटी उम्र नहीं, 36 साल उम्र है और मैं समझता हूँ बड़ी एक परिपक्व उम्र है। चीज़ों को, ये एक ऐसी उम्र है जहाँ आप चीज़ों को समझते भी हैं और आप में जोश भी होता है उनको बदलने का। जिस बदलाव की मुहिम के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं कि फरीदाबाद जहां अब बद से बदहाल स्थिति में चला गया है, यहां से अब ये हाई टाइम है कि हम फरीदाबाद में एक बदलाव की मुहिम शुरू करें, फरीदाबाद को बदलाव के रास्ते पे लेके जाएं। अच्छा, जिस तरह से अभी अब हालात देख रहे हैं, प्रदेश भर में जेजेपी का विरोध हो रहा है, तो आपको लगता है कि क्या ये सही समय है चुनाव लड़ने का, बस शुरुआत करने का? कहाँ विरोध हो रहा है? जो इक्के दुक्के लोग, जो अभी पीछे 2-3 दिन पहले जो मामला आया था दुष्यंत जी के काफिले वाला, उसमें तो किसान यूनियन के अध्यक्ष खुद ने कहा कि भाई इन लोगों का किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पार्टी अपने प्लांटेड लोगों द्वारा खड़ा करके कुछ चुनिंदा लोग ये दिखाएं कि ये विरोध हो रहा है, तो वो विरोध नहीं होता, वो सिर्फ एक ड्रामेबाजी होती है। हम युवाओं की पार्टी हैं, ये एक ऐसी पार्टी है जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, जो प्रगति में बिलीव करती है और हमारा काम है पॉजिटिव तरीके से काम करना और पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना। तो हम अपने काम में लगे हुए हैं। किसी को विरोध करना है, किसी को नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, किसी को ड्रामा रचना है, तो उस तरह की राजनीति उनको मुबारक। नहीं, अब बहुत सारे लोग आपकी पार्टी छोड़ गए, प्रदेश अध्यक्ष तक पार्टी छोड़ गए, अभी भी लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कल भी पार्टी छोड़ी है नेताओं ने। तो आपको लगता नहीं कि ये विरोध ही वजह है जिसकी वजह से लोग पब्लिक को फेस करने से बचने के लिए पार्टी से इस्तीफ़ा देना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, हर समय एक जैसा नहीं होता और मैं ये समझता हूँ कि कई बार राजनीति में जो अवसरवाद है वो विचारधारा से ऊपर हो जाता है। चुनाव के समय पे ऐसे ही अवसरवाद की वजह से कई लोग पार्टियों में शामिल होते हैं, कई लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अगर वो किसी और दल में पूरी होती नज़र आती है तो वो उस दल का थामन पकड़ लेते हैं। लेकिन हम जननायक जनता पार्टी के वो जंगी घोड़े हैं जो दुष्यंत जी के साथ हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पार्टी को, अपने झंडे को, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लोगों के बीच में लेके जाएं, एक सकारात्मक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ लोगों में जाएं, एक डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ लोगों में जाएं और फरीदाबाद को और हरियाणा को बदलने का काम करेंगे। अच्छा, अभी कल ही इनेलो के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं सुनील तेवतिया, उन्होंने एक बयान दिया है कि जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा है कि नलिन हुड्डा तो खुद टिकट वापसी करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? ये मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर ऐसा बोला है तो वो तो उनकी मैच्योरिटी दर्शाता है। मैं उस पर क्या कमेंट करूं? कोई अगर नॉन सीरियस लोगों का टोला है, उसमें कुछ भी अनारगल बयान दे दो, ये सब बेसलेस बातें हैं। मतलब मैं ये हास्य लायक बात है तो मैं इसके ऊपर टिप्पणी भी क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये टोटली उनकी मैच्योरिटी और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों काफ़ी लंबे समय तक किसानों का प्रदर्शन रहा, जेजेपी का सपोर्ट नहीं मिला उन्हें, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था? तो शायद आज ऐसी हालत ना होती कि जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझा नहीं, एक बार सपोर्ट किसको नहीं मिला? मैं कह रहा हूँ किसानों ने जो प्रदर्शन किया, लंबे समय तक किसान प्रदर्शन पर बैठे रहे, धरना देते रहे, तो जेजेपी ने उनका सपोर्ट नहीं किया।
समय पर जब उनकी ज़रूरत थी। अगर ऐसा होता तो क्या आज जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और बाकी लोग, तो आज स्थिति वो नहीं होती। ये गलत तरीके से आप इसको पोर्ट्रे करें। नंबर एक तो किसान कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। मैंने आपको फिर बताया कि जो लोग विरोध दिखा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग, उनको किसान यूनियन के ही लोगों ने कहा कि ये हमारे पदाधिकारी या हमारे संगठन से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन वो बयान आ गया था। दूसरा, दुष्यंत चौटाला जी ने क्या समर्थन नहीं करा। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो दुष्यंत चौटाला जी एक लौते हरियाणा के नेता थे जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने के लिए जो किसान यूनियन के जो कमेटी के जो लोग थे उनकी मीटिंग करवाने के लिए सबसे ज़्यादा पत्र लिखे और सबसे ज़्यादा आग्रह भी किया। फिर बात आती है कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। इस्तीफ़ा देने से क्या क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा था, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। कि अकाली दल था, पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ। मेरे ख्याल जो मुख्य धुरी थी इस आंदोलन की वो पंजाब था। हरियाणा और यूपी से समर्थन जुटा उस आंदोलन के अंदर। अकाली दल पंजाब की एक मुख्य पार्टी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया सरकार से। क्या रिजल्ट आया? विधानसभा चुनाव में सभी सीटें हार गए। इवन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, जितने भी आज तक जो पहला चुनाव अपना हारे, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसके बाद हरियाणा के अंदर अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा दे दिया ये कह के कि भाई मैं किसानों के हक में इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इतने तो आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ था, इतने तो कानून वापस नहीं लिए गए थे, उन्होंने एलनाबाद से उपचुनाव का नामांकन भर दिया। अगर आपने किसान आंदोलन में इस्तीफ़ा दिया तो आंदोलन ख़त्म होने से पहले ही आप चुनाव का कैसे नामांकन भर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी है, ये पॉलिटिकल सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। लोग इससे बहुत ऊपर हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझते भी हैं। दुष्यंत जी ने बड़ी मैच्योरिटी से, बड़े सूझबूझ से काम किया है। उनका ना कानून बनाने में कोई लेना देना था, उनका ना कानून वापस लेने में कोई लेना देना था, ना वो उस कमेटी में थे। केंद्र के कानून केंद्र ने बनाए, केंद्र ने वापस लिए। प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का उन कानूनों से क्या लेना देना था? उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि भी मैं किसानों की जो आवाज़ है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाऊं और उनको प्रेशराइज करूं कि वो उनके साथ बैठें और उनको सेटिस्फाई करें। वो काम उन्होंने बखूबी किया। किसानों की बात कर रहे हैं, आज दुष्यंत जी 4.5 साल तक हरियाणा की सरकार में थे। किसानों की पेमेंट 72 घंटे में आया करती थी। आज आप किसी गांव में जाके पूछ लीजिए अगर किसी की पेमेंट अब तक आ गई हो तो हमने तो हमेशा ही किसानों के लिए काम करा है, हमने हमेशा हर वर्ग के लिए काम करा है। हम लोग उन लोगों में से हैं जो हरियाणा को प्रगति के पाथ पे ले जाना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट ना केवल अर्बन एरियाज़ की लेकिन रूरल एरियाज़ की भी करना चाहते हैं, 36 बिरादरी की और हर वर्ग की हम लोग आगे प्रगति में बिलीव करते हैं। अच्छा, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं उनसे कि अगर सरकार में अगर सांसद बने या क्या होगा? फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का वादा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र पिछले 10 साल में खासकर, और मैं कहूँ पिछले 20 साल में, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, 10 साल कृष्णपाल गुर्जर का शासन रहा। ये क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ गया, पीछे आ गया। औद्योगिक नगरी कहते थे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को। आज उद्योगों के नाम के सिर्फ चौक चौराहे और सड़कें रह गई हैं, उद्योग नहीं बचे। आप मैं रोकूंगा, उससे पहले 5 साल थे, उस पर भी आप कुछ कहेंगे? उससे पहले 5 साल क्या? उससे पहले के 5 साल भी अगर जोड़ा जाए उस पर कुछ कहेंगे? 20 साल जोड़ लीजिए, 25 साल जोड़ लीजिए। उससे पहले भी बीजेपी थी, उसके बाद फिर अवतार भड़ाना आ गए, फिर कृष्णपाल गुर्जर आ गए। हम लोग तो क्योंकि पिछले 10-15 साल से ही पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं उस वक्त का हवाला दे रहा हूँ। 20 साल पहले का वक्त ना मैंने देखा, तो मैं उसके बारे में कटाक्ष करूँ, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। तो जो ये जो वक्त है जो हमने ये पॉलिटिक्स का देखा है, इसमें हमने केवल और केवल फरीदाबाद को पीछे आते हुए देखा है, आगे जाते हुए नहीं देखा। एक मदर यूनिट सिंगल सिर्फ मुझे जेसीबी दिखाई देती है फरीदाबाद में, बाकी कोई ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो लोगों के जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता हो। आज मदर यूनिट की मांग जब कृष्णपाल जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ज़मीन अवेलेबल नहीं है। ज़मीन कहाँ गई? आपने इतने बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट कर दिए, इतने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर दिए, खाली पड़े हैं, इतने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस लेके आ रहे हैं। लोगों को वो इकोसिस्टम कैसे मिलेगा जहाँ उनके लिए रोज़गार भी मिले, जहाँ उनके रोज़गार जनरेट किए जाएँ? आज सिर्फ और सिर्फ जो युवा हैं उनकी आस लगी रहती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरियाँ लिमिटेड हैं।
युवाओं और ये बेरोज़गारी की जो समस्या है वो मास लेवल पे है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को फरीदाबाद में दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करना पड़ेगा, और उसको फ्लरिश करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ फरीदाबाद की तरफ आएँ। वो तब आएंगी जब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। आज सड़कों का हाल देखिए, जैसी सड़कें आज फरीदाबाद में है, कौन यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहेगा। आज बिजली की प्रॉब्लम को देखिए, बिजली जिस तरीके से इनके पावर कट्स लगते हैं, कौन इंडस्ट्री चलाएगा। जेनसेट्स की प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। उसके बाद फिर जो ड्रेनेज और सीवेज प्रॉब्लम है, कौन इंडस्ट्री लगाएगा। स्मार्ट सिटी की ये बात करते हैं, एक बरसात आ जाए तो 3-3 फुट पानी भर जाता है, 2 घंटे की बारिश में स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट आए और फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज डेवलप हो। सबसे पहले ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। आप मूलभूत सुविधाएं तो दीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो लोगों की मांगे हैं। आज फरीदाबाद उससे भी वंचित है, उसको आप लोग देने का काम कीजिए। उसकी तर्ज पे इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री की तर्ज पे जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इन बातों को रखने का जिम्मा किसका? सांसद का। आज तक 10 साल में क्या आपने कभी भी फरीदाबाद के सांसद को लोकसभा में बोलते हुए सुना है? एक बार भी? 10 साल में कह रहा हूँ मैं। आप एक वीडियो उठा के मुझे बताइए कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने 10 साल में फरीदाबाद के संदर्भ में पार्लियामेंट में ये वक्तव्य रखा। एक भी नहीं मिलेगा। आजकल सारी रिकॉर्डिंग्स लाइव होती हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो। तो ऐसे व्यक्ति को भेजने का फ़ायदा क्या, जो हमारी आवाज़ को ही संसद के अंदर नहीं रख सकता। चुने हुए प्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनना। जो हमारी आवाज़ ही नहीं है, ऐसे लोगों को भेजने का क्या फ़ायदा है। आज सिर्फ एक पार्टी को जिताने के नाम पर हम 30 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं ऐसे उम्मीदवारों को चुन के।